नमस्कार साथियों। मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे साथियों। मारवाड़ के राठौड़ वंश में साथियों अपन ने राव चूड़ा तक पढ़ लिया था। आज अपन मारवाड़ इतिहास को आगे बढ़ाते हुए राव चूड़ा के बाद में जो शासक हुए रणमल राठौड़ उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। पिछली क्लास में साथियों अपन ने पढ़ लिया था राव चूड़ा के बारे में। थोड़ा सा अपन टॉपिक को मुख्य टॉपिक पर लाने के लिए अपन पीछे वाले टॉपिक पे जाते हैं साथियों। पिछली क्लास में साथियों अपन ने पढ़ा था मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के बारे में पढ़ा था साथियों। राव चूड़ा साथियों, राव चूड़ा के दो पत्नियां थी, चंद्र कुंवरी और सूरज कुंवरी। चंद्र कुंवरी से एक बेटा उत्पन्न होता है रणमल, और एक बेटी उत्पन्न होती है जिसका नाम रखा गया हंसाबाई। राव चूड़ा की दूसरी पत्नी सूरज कंवरी से भी एक लड़का उत्पन्न होता है और उसका नाम रखा गया कहना। ये क्लास अपने पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है साथियों। आप को ये बताया गया था कि उन्हीं दिनों मेवाड़ में एक शासक हुआ करते थे। मेवाड़ के शासक थे साथियों राणा लाखा। राणा लाखा या इसी का नाम और मिलता है लक्ष्य सिंह। राणा लाखा का काल रहा है 1382 से 1421 ईस्वी तक। ये अपन ने पीछे पढ़ लिया था। पिछोला झील का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। चित्र नामक बनजारी ने करवाया था। जावर में यानी उदयपुर में जावर नामक स्थान पर चांदी की जो खान है वो इन्हीं के काल में मिली थी साथियों। राणा लाखा के पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चुंडा। इनके एक बेटा और था जिनका नाम था साथियों राघव देव। होता यूं है साथियों, राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ तय कर दिया? कुंवर चुंडा के साथ तय कर दिया। लेकिन इसी के बाद में क्या होता है कि राव चुंडा ने अपनी पत्नी सूरज कंवरी के कहने पर राव चुंडा ने मारवाड़ का शासक किसको बना दिया? कहना को बना दिया। मारवाड़ का शासक कौन बन गया साथियों? कहना। नाराज कौन हो गया साथियों? रणमल। रणमल इसलिए नाराज हो गया कि क्योंकि रणमल वैसे तो बड़ा था तो शासक रणमल को बनना चाहिए था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया चूड़ा ने और अपने छोटे बेटे कहना को क्या बना दिया? मारवाड़ का शासक। इसलिए नाराज होकर के रणमल कहां चला जाता है? लाखा के पास। और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ तय कर दिया? राणा लाखा के साथ। किसका विवाह? हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया साथियों? लाखा के साथ। इस विवाह को जो तय किया गया, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले हंसाबाई का विवाह किसके साथ तय हुआ था? राणा लाखा के बेटे कुंवर चुंडा के लिए तय हुआ था, लेकिन बाद में रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ तय कर दिया? राणा लाखा के साथ। और विवाह के लिए एक शर्त रखी। किसने? रणमल ने। क्या शर्त रखी साथियों? शर्त यह रखी कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वो हंसाबाई और राणा लाखा से एक लड़का जन्म लेता है, उसका नाम रखा गया मोकल। क्या रखा गया साथियों? मोकल। जब राणा लाखा की मृत्यु होगी 1421 ईस्वी में, उसी समय शासक मेवाड़ के कौन बनेंगे? मोकल बनेंगे साथियों। ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ना। जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे अपन तो वहां पर भी अपने को यहाँ ये चीजें पढ़ने को मिलेगी साथियों। हुआ यूं कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद में 1421 ईस्वी के अंदर राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? शर्त के अनुसार मोकल बनते हैं साथियों। लेकिन जीवित कौन थे? चुंडा भी जीवित थे और राघव देव भी। हंसाबाई को कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मेवाड़ में, क्योंकि ये छोटे थे उस समय, मोकल शासन नहीं चला सकते थे, तो हंसाबाई ने सोचा कि यार क्यों नहीं अपन कुंवर चुंडा को ही मेवाड़ का शासक बना देते हैं। तो हंसाबाई कुंवर चुंडा को बुलाती है और इनको कहती है कि देखो आप हमारे को मेवाड़ में कोई भी 2 गांव दे दो
ताकि मैं और मेरा बेटा वहां जाकर के आराम से रह सके। आगे चलकर हो सकता है कि आप धोखे से मेरे बेटे को मार दो, मुगल को, राजगद्दी के लिए। उन दिनों ऐसा आम बात थी कि बेटा पिता की हत्या कर दिया करते थे राजगद्दी के लिए। तो ये तो सौतेला भाई था, तो स्वाभाविक था हंसाबाई का भी। कुंवर चुंडा ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे सिसोदिया राजवंश में ऐसा खून नहीं है कि हम मेरे भाई की मैं हत्या करूंगा। मैं तो इनकी रक्षा और करूंगा, और मैं ये राजगद्दी पे बैठेंगे, और मैं इनको जितना भी मेरे पास जो नॉलेज है राजगद्दी संबंधित, वो पूरा मैं किसको दूंगा, मोकल को दूंगा। लेकिन फिर भी हंसाबाई कहीं ना कहीं इस पर शक करती थी, कुंवर चुंडा पर। आगे चल करके होता है साथियों, जब मोकल शासक बन जाता है तो उसका संरक्षक किसको बनाया जाता है, कुंवर चुंडा को संरक्षक बनाया जाता है। अब क्या होता है राज दरबार में, मोकल को हर चीज कौन गाइड कर रहा है, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा कहता है कि ऐसे करना है, ऐसे हाथ मिलाना है, ऐसे राजगद्दी पे बैठना है, इस मंत्री को यहाँ बिठाना है, इसको ये करना है, ऐसी ड्रेस पहन के आनी है। मतलब एक तरीके से कि कुंवर चुंडा मोकल को गाइड करने लग जाता है बिना फालतू की बातों में। और ये बात किसके नहीं जमी, हंसाबाई के। हंसाबाई ने फिर कुंवर चुंडा को बुलाया कि देखो हमने पहले कह दिया था, आप बड़ी सभा में मेरे बेटे मोकल की बेइज्जती करते हो, तो भला ये होगा कि या तो हम मेवाड़ छोड़ के चले जाए, वरना आप मेवाड़ छोड़ के चले जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर चुंडा को ये बात बड़ी बुरी लगी, और कुंवर चुंडा उस समय मेवाड़ छोड़ करके कहाँ चला जाता है, मालवा चले जाता है। ये कहाँ चला गया साथियों, मालवा चला गया, मालवा। अब मुगल छोटा था तो मुगल शासन नहीं चला सकता था। हंसाबाई को पता हुआ कि यार वास्तव में मुगल शासन तो नहीं चला पाएगा, तो इसने क्या किया, इसने अपने भाई को मैसेज किया रणमल को। रणमल उन दिनों बेरोजगारी बैठा था, जोधपुर में एक जगह पड़ती है मारवाड़ में जोजावर, जोजावर की जागीर दी गई थी मारवाड़ में, किसको, रणमल को, जोजावर की जागीर। और ये जोजावर की जागीर कहाँ दी गई थी इनको, मारवाड़ में। ध्यान रखना साथियों, राणा लाखा ने रणमल को मेवाड़ में भी एक जागीर दी थी, धनला की जागीर। ये किसने दी थी, राणा लाखा ने। किसको दी थी, रणमल को। रणमल को राणा लाखा ने एक जागीर दी थी, कहाँ, मेवाड़ में। और उस जागीर का नाम था धनला की जागीर, धनला की जागीर। लेकिन रणमल कुछ दिनों तक ही मेवाड़ में रुकता है, और फिर ये वापस कहाँ चला जाता है, मारवाड़ में। अब बात करते हैं साथियों, हंसाबाई को लगा कि मुगल शासन नहीं चला पाएगा, इसलिए हंसाबाई ने किसको कॉल किया, रणमल को। रणमल उधर बेरोजगार बैठा था, क्योंकि शासक तो कौन था, कान्हा था। तो इनको कहा हंसाबाई ने कि देख तुम्हारे उधर बैच तो चल नहीं रहे, तो तुम एक काम करो, हमारे इधर नया बैच स्टार्ट हुआ है, इधर आके एडमिशन ले लो, नहीं वरना ये भी फुल हो जाएगा। रणमल बिल्कुल तैयार बैठा था। रणमल अपना सामान पैक करता है, सूटकेस वगैरह वगैरह, और लेकर दूसरे दिन ही कहाँ पहुंच जाता है, मेवाड़, हंसाबाई के पास में। और हंसाबाई इनको बताती है कि आप मोकल के क्या बनो, संरक्षक बनो, और मोकल को आप राजकार्य में जो भी सहयोग हो वो बिल्कुल आप इनको सहयोग करिए। साथ ही संरक्षक कौन बनता है, संरक्षक बनता है साथियों रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ क्या बन जाते हैं, इनके संरक्षक बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में रणमल राठौड़ ने अपने भांजे मोकल को हर कार्य में पारंगत कर देते हैं। ये हर कार्य में पारंगत करके फिर हंसाबाई को कहते हैं कि देखो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है, अब मैं मारवाड़ जाता हूँ। हंसाबाई ने कहा ठीक है आप जाइए मारवाड़, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मोकल कौन क्या चला रहा था, शासन चला रहा था, कहाँ का साथियों, मेवाड़ का शासन चला रहा था। रणमल कहाँ पहुंच जाता है, वापस मारवाड़ चला जाता है। उन्हीं दिनों क्या होता है साथियों, मोकल के ही शासन काल में गुजरात के एक शासक थे अहमद शाह। मुगल के शासन काल में एक आक्रमण होता है साथियों, आक्रमण। और यह आक्रमण कौन करता है, गुजरात के शासक अहमद शाह। अहमद शाह, ये अहमद शाह वही है जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया था गुजरात में। तो जब अहमद शाह आक्रमण के लिए तैयार रहता है, मेवाड़ में आक्रमण करने के लिए ये आता है, तो मुगल को पता चलता है। मुगल भी अपनी सेना लेकर के और अहमद शाह को बीच रास्ते में रोकने के लिए, यानी इनके आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बीच रास्ते में ये सेना लेकर के चले जाते हैं। साथियों मुगल भी अहमद शाह का मुकाबला करने के लिए सेना लेकर के निकल पड़ते हैं, और एक जगह पड़ती है राजसमंद में जिलवाड़ा। जिलवाड़ा नामक स्थान पर ले जाकर के अपनी सेना का वहां पड़ाव डाल देते हैं। ये जिलवाड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता है साथियों, ये पड़ता है राजसमंद में। साथियों इसी मुगल की सेना में एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था चाचा। हाँ अंकल नहीं, नाम ही चाचा था इनका। ठीक है साथियों,
चाचा, एक व्यक्ति का नाम था मेरा, यानी मेरा चाचा नहीं है, चाचा और मेरा दो व्यक्ति थे अलग अलग, एक का नाम चाचा था, दूसरे का नाम मेरा। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था महपा पंवार। महपा पंवार। हुआ यूं साथियों कि जब ये सेना जिलवाड़ा में डटी हुई थी, ठहरी हुई थी, उसी दौरान एक दो दिन पहले ही मोकल और मेरा, इनको इनके और मोकल के मध्य कोई बात को लेकर के कहा सुनी हो गई। और ऐसा कहते हैं कि मोकल ने इनकी माता के बारे में कुछ कोई बात बोल दी थी ऐसे ही, तो इनको थोड़ा बुरा लगा। तो चाचा और मेरा इस फिराक में बैठे थे कि अपन को कब मौका मिले और कब अपन मोकल को साइड में लगा दें। इसी सेना में मोकल के बेटे थे कुंभा। कुंभा वो भी यहीं पर थे, कुंभा भी यहीं पर था मोकल के साथ ही। एक दिन क्या होता है साथियों, शिविर के अंदर दोपहर का टाइम था, मोकल अकेले बैठे थे शिविर में, तो उसी समय चाचा और मेरा उनके पास जाते हैं, थोड़ी देर उनसे बातचीत करते हैं, और शिविर में अकेला देख करके चाचा और मेरा ने किसकी हत्या कर दी साथियों, मोकल की हत्या कर दी। कब साथियों, 1433 ईस्वी में। मोकल की हत्या किसने की, चाचा और मेरा ने। ध्यान रखे साथियों, हत्या कर दी 1433 ईस्वी में। उसी समय किसी ने राय दी या सलाह दिया कुंभा को कि आप यहां से बच जाइए वरना आपकी भी हत्या कर सकते हैं कौन, चाचा और मेरा। अच्छा, चाचा और मेरा ने महपा पंवार के कहने पर ही, ध्यान रखना साथियों, ये महपा पंवार के कहने पर इन दोनों ने किसकी हत्या कर दी, मोकल की हत्या कर दी। किसी स्थान पर, जिलवाड़ा में, जब ये अहमद शाह का सामना करने के लिए वहां अपना शिविर लगा रखे थे। उसी समय कुंभा वहां से निकल जाता है और कुंभा सीधा कहां चला जाता है, चित्तौड़ चला जाता है साथियों, किसके पास, हंसाबाई के पास। वहां जाकर के इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई हंसाबाई को कि ऐसे पिताजी को तो मार दिया गया है और वो अपने को भी मार सकते हैं। कुंभा के बारे में अपन थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे साथियों, पहले आप इधर ध्यान दें। हालांकि मोकल की मृत्यु के बाद में गुजरात के शासक अहमद शाह ने आक्रमण किया भी, लेकिन मोकल की जो सेना थी इसमें जैसे चाचा मेरा, महपा पंवार, इन्होंने डटकर मुकाबला भी किया और अहमद शाह को ये युद्ध जीतने नहीं दिया। अहमद शाह की यहाँ हार होती है, अहमद शाह वापस चला जाता है। लेकिन युद्ध जीतने के बाद में चाचा मेरा और महपा पंवार, ये तीनों के तीनों साथियों मेवाड़ में आकर के ये तीनों कहाँ बग गए, मालवा बग गए। मालवा में अक्सर उधर ही जाकर के छिप जाया करते थे, क्योंकि ज्यादातर जंगली इलाका भी उधर ही था, फसलें उधर ही ज्यादा होती थी, तो वो उधर ही बगते थे। क्योंकि कुंवर चूड़ा भी कहाँ चला गया था, मालवा में चला गया था। इधर चाचा मेरा और महपा पंवार भी इनकी हत्या करने के बाद में कहाँ चले गए, मालवा चले गए, मालवा चले गए साथियों। होता यूं साथियों कि कुंभा जाकर के हंसाबाई को पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे पिता मुकल की क्या कर दी गई, हत्या। अब कुंभा उस समय 16 वर्ष का ही था। अब मेवाड़ का शासन चलाए तो कौन चलाए, चलाए तो कुंभा ही चलाए, लेकिन अब फिर समस्या आ गई कि कुंभा अकेला शासन कैसे चला सकता है। तो एक बार हंसाबाई ने फिर अपने भाई को मैसेज किया, रणमल को, कि आप एक बार फिर हमारे मेवाड़ की लाज रखिए, और मेवाड़ इस समय संकट में है, तो आप एक बार मेवाड़ आइए और हमारी थोड़ी मदद करिए। साथियों, रणमल कहाँ आते हैं, मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ आते हैं। पुनः रणमल कहाँ आते हैं साथियों, मेवाड़ आते हैं। किसके कहने पर, अपनी बहन हंसाबाई के कहने पर। 1433 ईस्वी में कुंभा को मेवाड़ का क्या बनाया जाता है साथियों, शासक बनाया जाता है। कुंभा इस पद पर 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक रहता है। कुंभा छोटे थे, इसलिए उनका संरक्षक भी किसको बना दिया गया, रणमल को बना दिया गया। ध्यान रखना साथियों, मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ मेवाड़ के दो शासकों के संरक्षक बने थे। एक तो मोकल के संरक्षक बने और एक किसके बने, कुंभा के संरक्षक बने। कौन, रणमल राठौड़। उन्हीं दिनों क्या होता है साथियों, ये जो राघव देव थे, यानी कुंवर चूंडा के भाई थे राघव देव, ये भी राज दरबार में रहते थे। तो राज दरबार में राघव देव को रणमल राठौड़ की जो गतिविधियां थी वो पसंद नहीं थी। राघव देव सिसोदिया गुट के नेता थे, ये राठौड़ गुट के नेता थे। उस समय हुआ क्योंकि मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, कुंभा के दरबार में दो गुट बन गए, एक तो सिसोदियों का गुट, सिसोदियों का एक दल बन गया जिसका नेता कौन, राघव देव, और एक राठौड़ों का दल।
राठौड़ों का दल, और उसका नेता कौन? रणमल राठौड़। तो इन दोनों के आपस में बनती नहीं थी। एक दिन रणमल राठौड़ और राघव देव के भी कोई किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। रणमल राठौड़ थोड़ा गुस्सालू प्रवृत्ति का था, और इन्होंने, रणमल राठौड़ ने किसकी हत्या कर दी? राघव देव की हत्या कर दी। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार राघव देव की हत्या कर दी। इसलिए मेवाड़ के जो सिसोदिया थे वो भी किसके विरोध में हो गए? रणमल के विरोध में हो गए। लेकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो रणमल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उधर कुंभा छोटे थे। अब साथियों चल रहा था आराम से शासन। ऐसे करते करते क्या होता है साथियों, यही मेवाड़ के अंदर एक दासी थी। जो दासी थी, मेवाड़ में एक दासी महिला थी, और उसका नाम था भारमली। ये भारमली किसकी प्रेमिका थी? ये थी रणमल की प्रेमिका। किसकी? रणमल की। यानी रणमल की प्रेमिका कौन थी? भारमली थी। भारमली के नाम से दो कहानियां प्रसिद्ध है साथियों। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, जब मालदेव पढ़ेंगे तो मालदेव का जब विवाह उमादे के साथ होगा तो उमादे के साथ एक दासी आती है भारमली नाम की, और वहां पर भी अपन भारमली के बारे में पढ़ेंगे। ये भारमली दूसरी है, ये उस भारमली से इनका कोई ताल्लुक नहीं है साथियों। जब राजपूतों में विवाह होता था लड़की का, तो लड़की के साथ पिता के पक्ष की तरफ से लड़की के साथ दो चार दासियां भेजी जाती थी। तो उनको कहा जाता था डावरिया प्रथा। ये पढ़ेंगे अपन, जब कभी प्रथाओं के बारे में चर्चा होगी तो वहां और पढ़ लेंगे। मेवाड़ में रणमल की प्रेमिका कौन थी साथियों? भारमली। एक दिन क्या होता है साथियों, सुनना साथियों, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एक दिन क्या होता है साथियों, कुछ ठंडा मौसम था, तो रणमल पैक वैक लगा लगू करके आए थे, महलों में आए, और रणमल आकर के भारमली को बोलता है कि देख भारमली, किसी को कुछ बताई नहीं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। भारमली ने कहा कि मैं क्यों बताऊंगी भला अपनी बात, अपन दोनों की बात अब मैं अपने तक ही सीमित रखूंगी, पागल हो क्या जो मैं किसी को बताऊंगी। रणमल ने कहा कि तुम एक दो दिन बाद में ही मेवाड़ की रानी बनने वाली हो। भारमली ने कहा कि रानी कैसे? रणमल ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम रानी बनोगे, स्वाभाविक है। भारमली ने पूछा रणमल से कि आप राजा कैसे बनोगे, राजा तो कुंभा है। रणमल ने कहा कि कुंभा को तो मैं दो चार दिन में मारने वाला हूं, और जब मैं राजा बनूंगा तो आप क्या बन जाओगे? रानी बन जाओगे। साथियों उस दिन जो बात हुई, उसके ठीक दूसरे दिन भारमली ने सोचा कि यार है तो अपन मेवाड़ के, तो अपना देश अपना राज्य सर्वोपरि है। हो सकता है कि मैं रणमल से प्रेम करती हूं, लेकिन चाहे मेरा प्रेम बीच में तो न टूटे, लेकिन मैं मेरे स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए मैं पहले साथ मेवाड़ का दूंगी, न कि मैं किसका दूंगी? रणमल का। और भारमली ने ये पूरी कहानी, यानी रणमल वाली जो स्टोरी है, वो किसको बता दी साथियों? वो बता दी हंसाबाई को। जैसे ही भारमली ने ये कहानी हंसाबाई को बताई, और हंसाबाई गुस्से में भारमली पर चिल्लाने लग गई कि नहीं, आप ऐसे हमारे भाई पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो, और वो ऐसा नहीं कर सकते, ये है वो। भारमली ने कहा मुझे पता था तुम ऐसे चिल्लाओगे मेरे ऊपर, मेरा भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सत्य है कि आपका जो भाई है रणमल, वो कुछ ही दिनों में किसकी हत्या करने में है? कुंभा की। हंसाबाई ने सोचा कि यार, अब क्योंकि हंसाबाई को पता तो था अपना भाई कैसा है, तो हंसाबाई ने सोचा कि यार हो सकता है अपना भाई है तो खड़ूस, कांड तो कर सकता है ये ऐसा। अब समस्या ये आ गई हंसाबाई के सामने कि साहब रणमल को अगर अपन जाकर के ये कहे कि आप कुंभा की हत्या मत करो, तो कुंभा परसों मारने वाला है, कल मार दे, तो करे क्या? मेवाड़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो रणमल का मुकाबला कर सके या रणमल से कुंभा को बचा सके। हंसाबाई को फिर याद आया साथियों, इन्हीं का एक सौतेला पुत्र कुंवर चोंडा, जो कहां बैठा हुआ था इस समय? मालवा में बैठा हुआ था। हंसाबाई ने इधर उधर से कुंवर चोंडा के जियो नंबर कबारे इधर उधर से, और मैसेज डाला। बात की हंसाबाई ने कुंवर चोंडा से कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई किनके नहीं होती, लड़ाई सभी की होती है, मनमुटाव किनके नहीं होते, सभी के होते हैं। मेरे को भी लोग यहाँ ताना देते हैं कि आप उनकी सौतेली माँ थी, इसलिए आपने उनको क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। तो बेटा मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप वापस मेवाड़ आ जाइए। इधर कुंवर चोंडा भी छोटे मोटे आक्रमणों से परेशान हो चुका था, ये सोच रहा था कि यार बड़ा कोई आक्रमण किया जाए, ये भी बेरोजगारी बैठा था इधर। कुंवर चोंडा ने पूछा कि आप तो ये बताओ कि आना कब है। हंसाबाई ने कहा कि आप तो रात वाली गाड़ी में आ जाओ। कुंवर चोंडा इधर से बिना रिजर्वेशन की बस में बैठ जाता है उसी रात, और दूसरे दिन सुबह कहाँ आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है साथियों।
मेवाड़ आकर के हंसाबाई से कहता कि बताओ क्या काम था मेरे लायक, क्या काम है वो बताओ पहले तो। हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को पूरी स्टोरी बताई कि आपके जाने के बाद में हमने किसको बुला लिया, रणमल को बुला लिया, और रणमल किसके संरक्षक बने, मुक्कल के संरक्षक बने, मोकल के संरक्षक बने। और ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों, जो मोकल की हत्या जिन्होंने की थी चाचा और मेरा ने, इनकी हत्या बाद में कौन करता है, इनकी हत्या ये रणमल ही करता है साथियों। हंसाबाई ने कहा कि मोकल का संरक्षक हम रणमल को बना दिया हमने, मोकल के हत्यारों का बदला भी ले लिया रणमल ने, सब काम ठीक ठाक चल रहा था। बाद में कुंभा का संरक्षक किसको बना दिया गया, रणमल को ही बना दिया गया। इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे। आपका जो भाई है राघव देव, उस राघव देव की हत्या भी किसने कर दी, रणमल ने। अब ये रणमल किसकी हत्या करना चाहता है, कुंभा की हत्या करना चाहता है। अब कुंवर चूड़ा ने कहा कि तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हंसाबाई ने कहा कि अपन सबको मिलकर के किसी भी तरीके से किसको बचाना है, कुंभा को बचाना है, और रास्ते से किसको हटाना है, रणमल को हटाना। अब रणमल से डायरेक्ट तो कोई पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि बड़े अच्छा हष्ट-पुष्ट शरीर था इनका, 5-7 को तो पकड़ करके अकेला ही भींच दे, ऐसा शरीर था। और वो काला कलूटा ऐसा था कि रात के समय में निकल के आ जाए, कोई बच्चों को बोल देना कि ये हाउ आ गया, हाउ हाउ जानते हो, मारवाड़ में हाउ भूत जिसको बोलते हैं, तो बच्चों के कलेजे फट जाए मान लो आप, ऐसा था रणमल। तो रणमल के सामने कोई जाते नहीं थे। हंसाबाई ने भारमली को बुलाया, और भारमली को बुला करके इसको समझाया कि देख भारमली, आज आपको मेवाड़ की सख्त जरूरत है। आज शाम को जब रणमल महलों में आए तो आप उनको इतनी शराब पिला देना, इतनी शराब पिला देना कि जो शराब के नशे में काफी दुष्ट हो जाए, और हम फिर आसानी से कुंवर चूड़ा वगैरह मिल मिला करके किसकी हत्या कर देंगे, रणमल की हत्या। साथ ही ये प्लानिंग बना ली गई, भारमली इसके लिए तैयार हो जाती है। और रणमल के साथ इनके परिवार वाले भी उधर ही रहते थे, राव जोधा वगैरह वगैरह वो उधर ही रहते थे, मेवाड़ में रहते थे साथियों। इनका परिवार फैमिली थी, इनके बेटे थे राव जोधा, ये भी कहाँ रहते थे, मेवाड़ में रहते थे। शाम का समय हुआ, रणमल वैसे ही 2-4 पैक मार मूर के आए थे भारमली से कि खाना वाना लगा दो। भारमली ने कहा कि आज इतनी जल्दी खाना, आज तो मेरा भी 1-2 पैक लेने का मन कर रहा है। रणमल का दिमाग खराब हो गया। रणमल ने कहा यार आज ऐसे के पैक क्या, 2-4 बोतल खोली जाए। और साहब रणमल को इतना मतलब मद्यपान करवा दिया गया, शराब का पान करवा दिया, किसके द्वारा, भारमली के द्वारा। और रणमल वही अचेत हो जाते हैं और वही चारपाई पे वो गिर जाते हैं साथियों। उधर से भारमली ने इशारा किया इनको, कुंवर चूंडा वगैरह की आ जाओ। कुंवर चूंडा वगैरह जाते हैं और रणमल की वहां क्या कर देते हैं, हत्या। हालांकि कुछ इतिहास में तो अपने को ये भी पढ़ने को मिलता है कि भारमली ने इनको क्या दिया था, जहर दिया था। लेकिन जो भी हो कुल मिला के भारमली के सहयोग से किसकी हत्या कर दी गई, रणमल की। ये थोड़ा आप ध्यान रखें साथियों, किसके सहयोग से, भारमली के सहयोग से किसकी हत्या हुई साथियों, रणमल की क्या हुई, हत्या। कहाँ हुई, मेवाड़ में। ये मारवाड़ का पहला शासक था ऐसा जिनकी हत्या कहाँ होती है साथियों, मेवाड़ में। जब रणमल की हत्या हुई तो उसी के पास वाले कमरे में राव जोधा थे। राव जोधा संगीत सुन रहे थे, तो वहां संगीत सुनाने वाले बैठे थे 2-4, तो वो संगीत सुना रहे थे किसको, राव जोधा को। जो संगीतकार थे, संगीत सुना रहे थे, उनको इस बात का पता था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और रणमल को खतरा है। तो साथ ही उनमें से एक संगीतकार समझ गया कि रणमल को मार दिया गया, तो उन्होंने संगीत बजाते बजाते यानी गीत गाते गाते उन्होंने एक लाइन चेंज कर दी। लाइन में क्या बोला, उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग तेरो रणमल मारियो जाए, जोधा भाग सके तो भाग तेरो रणमल मारियो जाए। साथियों इसका मतलब था कि जोधा यदि यहां से भगना है तो भगले, तेरे पिता रणमल की हत्या हो गई है। इतनी बात सुनते ही साथियों राव जोधा ने चपले हाथ में उठाई, इनके भाई बंधुओं ने चपले हाथ में उठाई और यहां से ये भगते हैं, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। और कहां चले गए, बीकानेर चले गए साथियों। और बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोहनी नामक स्थान, वहां जाकर के रहने लग गए। ये जो वर्ष था रणमल की हत्या हुई, ये वर्ष था साथियों 1438। और 1438 के अंदर जोधा मेवाड़ को छोड़कर कहां चला जाता है, बीकानेर चला जाता है। कुंवर चूंडा ने जोधा का पीछा भी किया, कुंवर चूंडा ने कहा कि इनका पीछा करो, लेकिन तब तक जोधा वगैरह ये बहुत आगे जा चुके थे। और उसी दरमियान क्या होता है साथियों, कुंवर चूंडा ने
मारवाड़ में जो राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, इस कुंवर चोड़ा ने 1438 ईस्वी में किस पर अधिकार कर लिया साथियों? मंडोर पर अधिकार कर लिया। अपन ने हड़बुजी जब पढ़ा था तो मैंने वहां जरूर आपको बताया था कि हड़बुजी के आशीर्वाद से हड़बुजी ने कटार भेंट की थी राव जोधा को, और फिर उन्होंने क्या ले लिया था? मंडोर 1453 ईस्वी के अंदर। 15 साल तक, मैंने बताया था 15 साल तक उधर ही रहे थे वो। आगे अपन बाद में पढ़ेंगे साथियों, एक बार आप इसको देख लो। फिर अपन पढ़ते हैं साथियों राव जोधा के बारे में। आगे साथियों राव जोधा। राव जोधा का जो शासनकाल रहा साथियों वो रहा है 1453। कैसे याद रखना है? 1 3 4, 1 और 4 5। 1453 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक राव जोधा का शासनकाल रहा है साथियों। राव जोधा के पिता बताइए, पिता कौन थे साथियों? पिता थे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। राव जोधा की माता, माता का नाम था साथियों कोडम दे। कोडम दे। ये जो कोडम दे है, इन्होंने बीकानेर में कोडम देसर नामक एक बावड़ी बनवाई थी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। कोडम दे ने क्या किया? बीकानेर में कोडम देसर नामक बावड़ी बनवाई, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। सबसे बड़ी क्या है साथियों? ये बावड़ी है। आगे चल करके एक इतिहासकार आई साथियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दो व्यक्ति थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी अगर कोई राजा था तो वो कौन था? राव जोधा। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा था। राव जोधा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कर्नल जेम्स टोड ये मानते हैं कि मारवाड़ का प्रथम प्रतापी अगर कोई शासक था तो वो कौन था साथियों? राव जोधा। मैंने अभी आपको बताया, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हड़बुजी के आशीर्वाद से। राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से? अपन ने पढ़ा था उस समय लोक देवताओं में भी। हड़बुजी के आशीर्वाद से इन्होंने 1453 ईस्वी में किसको जीत लिया साथियों? मंडोर को जीत लिया था। मंडोर को जीत लिया। जब राव जोधा ने मंडोर को जीता तो उस समय मंडोर पर किसका अधिकार था? मंडोर पर दो व्यक्ति थे। इस समय मंडोर पर कौन थे? अक्का सिसोदिया। अक्का सिसोदिया और आला हिंगोला। आला हिंगोला और अक्का सिसोदिया से इन्होंने क्या जीत लिया था साथियों? मंडोर जीत लिया। किसके आशीर्वाद से? हड़बुजी के आशीर्वाद से। कब? 1453 ईस्वी में। राव जोधा ने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई साथियों जोधपुर को। राव जोधा ने राजधानी किसको बनाई? जोधपुर को। तो जोधपुर को पहली बार राजधानी बनाने वाले कौन थे? राव जोधा थे। और यही इन्होंने एक दुर्ग बनाया जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर में कौन सा दुर्ग बनाया साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है। जोधपुर शहर की स्थापना भी किसने की साथियों? राव जोधा ने की थी। 12 मई सन 1559 ईस्वी के दिन, सॉरी 1459 ईस्वी के दिन, 12 मई 1459 ईस्वी के दिन राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया साथियों?
जोधपुर शहर बसाया। एक बार आप इसको देख लो, फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं अपन। जोधपुर में साथियों राव जोधा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग। ध्यान रहे साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है चिड़िया टोंक पहाड़ी पे बना हुआ है। ऐसे एक पहाड़ी है चिड़िया टोंक पहाड़ी, और उसी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है साथियों? उस पहाड़ी पे बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। हालांकि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसको बनाने का निर्णय लिया गया था मसूरिया पहाड़ी पर, लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव का मंदिर होने की वजह से उस प्लानिंग को चेंज कर दिया गया। फिर ये कहाँ बनाया गया? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग पूर्व में मसूरिया पहाड़ी पर बनाया जाने में था, लेकिन वहां बाबा रामदेव जी का मंदिर होने की वजह से वहां नहीं बनाया गया। और फिर कहाँ बनाया गया? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। करणी माता के आशीर्वाद से नींव रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है इसमें एक व्यक्ति की बलि दी गई थी। क्या दी गई साथियों? बलि। राजा राम रजिया की बलि दी गई थी साथियों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नामों में साथियों इसको बोलते हैं गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, इसी को बोलते हैं सूर्यगढ़ दुर्ग, इसी को बोलते हैं मयूरध्वजगढ़, इसी को बोलते हैं मोरध्वजगढ़। यदि प्रश्न पूछा जाए केवल चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है? चिंतामणि दुर्ग, तो बताना साथियों जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? बीकानेर में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। कौन सा दुर्ग है साथियों? जूनागढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़, मयूरध्वज और मोरध्वजगढ़, ये इनके नाम मिलते हैं साथियों। एक व्यक्ति आए साथियों जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था साथियों? रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग ने जोधपुर दुर्ग के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है साथियों। क्या स्टेटमेंट दिया है? तो मैं आपको इधर लिखवा देता हूं, कई बार पूछा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग भारत में घूमने के लिए, भारत में भी कहा है? राजस्थान में। रुडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान के 2 दुर्गों के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों यही पढ़ लो आप, नहीं तो आगे फिर कंफ्यूज हो गया आप। रुडयार्ड किपलिंग क्या करता है? ये राजस्थान में आता है और घूमने के उद्देश्य से आया साथियों ये। तो ये जाता है बूंदी के राजमहल देखता है आराम से, और बूंदी में एक दुर्ग पड़ता है साथियों जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। एक तारागढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर में भी है। उस दुर्ग यानी किशनगढ़ अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग वो तारागढ़ पहाड़ी पर है। उसका निर्माण ताराबाई ने करवाया था, इसलिए उसका नाम तारागढ़ दुर्ग है। जबकि बूंदी वाला जो तारागढ़ दुर्ग है वो तारे के समान है। उसकी आकृति कैसे है? तारे के समान। रुडयार्ड किपलिंग एक बार बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में ठहरता है, एक रात ठहरता है।
बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में भी किसमें? सुख महल में। सुख महल में बेचारा सुख से एक रात रुक भी नहीं पाया। सुख महल में ठहरा लेकिन सुख से एक रात भी नहीं रुक पाया। वहां क्या हुआ कि सुख महल में रुडयार्ड किपलिंग एक मोमबत्ती के सहारे पूरी रात गुजारी। और आपको पता है जितना ज्यादा अंधेरा रहता है उतना ही डरावना लगता है, तो हो सकता है कि रुडयार्ड किपलिंग को वहां थोड़ा डरावना माहौल लगा। और जब सुबह तारागढ़ दुर्ग छोड़ करके रुडयार्ड किपलिंग जाते हैं तो इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों, बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों ने, प्रेतों ने, आत्माओं ने एवं किन्नरों ने वगैरह वगैरह करवाया है। मतलब बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा करवाया गया है। ये कथन किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग। यहां से रुडयार्ड किपलिंग कहां चले जाते हैं साथियों? सीधे जाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी रुकते हैं, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में आराम से, बड़े आराम से रुकते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं। अच्छा लगा, बढ़िया सुंदर लगा इसको मेहरानगढ़ दुर्ग। जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ के जाएंगे तो रुडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि साहब इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं ने करवाया है। देवताओं या फिर परियों ने करवाया है। देवताओं ने, परियों ने, अप्सराओं ने इस दुर्ग का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। रुडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान के दो दुर्गों के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेत आत्माओं ने करवाया है, जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि साहब इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं ने करवाया है, परियों ने करवाया है या अप्सराओं ने इसका निर्माण करवाया है। साथियों, एक व्यक्ति और आते हैं साथियों जिनका नाम है कैनेडी। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कैनेडी ने भी एक स्टेटमेंट दिया। कैनेडी कहता है मेहरान दुर्ग के बारे में, ये कहता है कि साहब जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। क्या है? दुनिया का 8वां अजूबा है। तो किसके अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है? कैनेडी के अनुसार। ये आप यहीं मैं आपको बता देता हूं साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 2 मंदिर बने हुए हैं। मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 मंदिर बने हुए हैं। एक जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर टोटल मंदिर है साथियों 2। एक मंदिर बना हुआ है नागणेची माता का मंदिर, या नागणेची माता का छोटा मंदिर बना हुआ है। नागणेची माता का एक मंदिर दुहड़ ने, मैंने बताया था कर्नाटक से दुहड़ नागणेची माता की काष्ठ प्रतिमा लेके आए थे। खेड़ बालोतरा के अंदर उन्होंने वहां उस मूर्ति को स्थापित करवाया था। तो मूल मूर्ति नागणेची माता की खेड़ में है साथियों, लेकिन नागणेची माता का एक मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है साथियों। और एक यहाँ एक देवी और है चामुंडा माता। चामुंडा माता, इसका मंदिर भी यही है। ये राठौड़ों की कुल देवी है, ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ एक हादसा हुआ था आश्विन माह के नवरात्रों में, और यहाँ भगदड़ मचने के कारण 216 व्यक्ति मारे गए थे। जसराज चोपड़ा आयोग बिठाया गया था। साथियों, राव जोधा की जो शेष जानकारी बच गई है, राव जोधा के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। राव जोधा के कुल 5 बेटे थे। राव जोधा के एक बेटे का नाम था साथियों राव सातल देव। एक बेटे का नाम था राव सूजा। एक बेटे का नाम था राव बीका। साथियों, इनके एक बेटे थे राव दूदा और एक थे बरसिंह, राव बरसिंह। ये 2 बेटे राव दूदा और राव बरसिंह मेड़ता चले गए थे साथियों, मेड़ता। आगे
अपन पढ़ेंगे जो मीराबाई है, मीराबाई के रिश्ते में क्या लगते थे, ये दादा लगते थे। कौन? राव दूधा। अपन पढ़ेंगे मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दूधा ने किया था। मेड़ता के ये क्या थे? शासक थे राव दूधा। तो ये दो भाई कहाँ चले गए? राव बरसिंह और राव दूधा मेड़ता चले गए। इधर क्या होता है साथियों? राव जोधा का शासनकाल 1453 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद में शासक बनते हैं साथियों राव सातलदेव। 1489 से 92 तक, 1492 तक शासन किसका रहा? सातलदेव का। हालांकि सातलदेव का शासनकाल 3 ही वर्षों का रहा। उसमें इन्होंने जो 3 वर्षों में इन्होंने जो कार्य किया है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों। सातलदेव ने ही पोखरण यानी जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर के पास में एक शहर बसाया, सातलमेर शहर। सातलमेर शहर, ध्यान रखिए साथियों, सातलमेर शहर सातलदेव के द्वारा बसाया गया था। और इस सातलमेर की राजधानी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए साथियों, राजधानी, सातलमेर की राजधानी क्या थी? पोखरण थी। यही सातलमेर में बाबा रामदेव ने भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था साथियों। तो सातलदेव है, सातलदेव की एक रानी थी, रानी, इसकी रानी का नाम था फूला बठियानी, फूला बठियानी। और इसी फूला बठियानी ने जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया था, फूलेलाव तालाब का निर्माण, फूलेलाव तालाब का क्या करवाया? निर्माण करवाया साथियों। किसने? सातलदेव की पत्नी फूला बठियानी ने। साथियों सातलदेव है, इनसे जुड़ी हुई एक बड़ी रोचक कहानी है, हालांकि बड़ी वीरता प्रसन्न कहानी है इनकी। उसी वीरता का संबंध एक त्योहार से भी लिया जाता है, तो आप इसको भी आप पढ़ लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं यहाँ बता देता हूँ साथियों आपको। एक बार क्या होता है साथियों, इनके सातलदेव के अंतिम दिनों में 1492 ईस्वी के आसपास की ये बातें हैं साथियों। इनके जो भाई थे बरसिंह और राव दूधा, इन्होंने क्या किया कि मेड़ता के पास में, यानी कि एक जगह पड़ती है सांभर, जयपुर के आसपास में, सॉरी सांभर, इस सांभर पर आक्रमण करके इस सांभर को अपने अधिकार में कर लिया। ये सांभर उन दिनों अजमेर के अधीन था। तो एक अजमेर के व्यक्ति थे जिनका नाम था, अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां, अजमेर। और साथियों अजमेर के सूबेदार कौन थे? मल्लू खां। इस मल्लू खां का सेनापति था, सेनापति, और सेनापति का नाम था साथियों गुड़ला खां। क्या था? गुड़ला खां। इन्हीं दिनों क्या होता है कि अजमेर से में जोधपुर में एक जगह पड़ती है, जोधपुर और नागौर की सीमा पर एक जगह पड़ती है पीपाड़, पीपाड़ मूल जगह का नाम है पीपाड़। इस पीपाड़ में क्या होता है कि 140 कंवारी कन्याएं, कंवारी कन्याएं गणगौर पूज रही थी। क्या पूज रही थी साथियों? गणगौर पूज रही थी। और इन 140 कंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया मल्लू खां के सेनापति गुड़ला ने। जब इनका अपहरण हुआ तो पीपाड़ में हाहाकार मच गया, और पीपाड़ की जनता ने जोधपुर के शासक सातलदेव से रिक्वेस्ट की कि आप कैसे भी हमारे पीपाड़ में जो 140 कन्याओं को अपहरण बना लिया है गुड़ला खां ने, आप उनको कैसे भी रिहा करवाओ। साथियों ये बात जैसे सातलदेव ने सुनी और सातलदेव का खून खोलने लगता है, और ये उसी समय सेना लेकर के जोधपुर से निकल पड़ते हैं पीपाड़ के लिए। लेकिन उसी समय सातलदेव के जो मंत्री संतरी थे उन्होंने कहा कि साहब क्यों नहीं, अभी शाम हो रही है तो अपन ये आक्रमण सुबह कर ले तो ठीक रहे। तो सातलदेव ने उस समय स्टेटमेंट दिया कि जो कायर हैं वो मेरे साथ नहीं आए, जो बहादुर और वीर पुरुष हैं वही मेरे साथ चले। अगर अपन रात भर तक का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और सातलदेव एक वीर पराक्रमी शासक के साथियों, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने रात नहीं होने दी और जोधपुर से एक बड़ी सेना लेकर के ये पीपाड़ के लिए निकल पड़ते हैं साथियों। पीपाड़ के पास में एक जगह पड़ती है कोसाना गांव। कौन सा गांव पड़ता है साथियों? कोसाना गांव, कोसाना गांव।
इस कोसाना गांव में आकर के इनके और मल्लुखा के मध्य क्या होता है साथियों, युद्ध होता है। आप थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करना साथियों, जब अपन त्योहार पढ़ेंगे तो वहां और पढ़ लेंगे साथियों। अपने जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं उनमें प्रथम महीना होता है चैत्र महीना, चैत्र। और 12वां जो महीना होता है अंतिम महीना वो होता है साथियों फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीना। ये प्रथम महीना, ये 12वां महीना। बीच के 10 महीने और बचेंगे, जैसे चैत्र है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे ऐसे पूरे फाल्गुन तक चलेंगे। जब अपन त्योहार पढ़ेंगे तो वहां बड़े विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। चैत्र अंतिम है फाल्गुन, फाल्गुन महीने का जो अंतिम दिन होता है वो होता है साथियों फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक त्योहार मनाया जाता है साथियों, होली। क्या मनाया जाता है? होली का त्योहार। ध्यान रखिए साथियों, होली के ठीक दूसरे दिन से राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा यानी अंतिम दिन हो गया पूर्णिमा का तो, और इसके जस्ट दूसरे दिन कौन सा महीना शुरू हो जाएगा? चैत्र महीना, चैत्र कृष्ण एकम। और इस दिन से गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। फिर ऐसे ही चलता है साथियों, ये चैत्र कृष्ण द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, ऐसे चलते चलते साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी दिन एक त्योहार भी मनाया जाता है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी का त्योहार। जिस दिन ये 140 कंवारी कन्याएं गणगौर पूज रही थी पीपाड़ में, उस दिन था साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी का, यानी शीतलाष्टमी का त्योहार था, यानी गणगौर का 8वां दिन था साथियों उस दिन। आगे चल करके अपन इसमें पढ़ते हैं चैत्र कृष्णाष्टमी, और जैसे चैत्र शुक्ल एकम भी आएगा, चैत्र शुक्ल द्वितीय भी आएगा, चैत्र शुक्ल, और यहाँ तृतीया भी आएगा। तृतीया के दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। ध्यान रखना थोड़ा सा आप, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है, गणगौर की सवारियां निकाली जाती है। ये राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला क्या है साथियों? त्योहार है। हाँ साथियों, अब मैं ये बता रहा था कि सातल देव कोषणा नामक स्थान पे आ जाते हैं। कोषणा नामक स्थान पर गुड़ला और सातल देव के मध्य भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर सातल देव लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। ध्यान रखना साथियों, मरे नहीं, घायल हो गए। और यहाँ जो सेनापति था मल्लुखा का गुड़ला, ये गुड़ला मारा जाता है। सातल देव ने गुड़ले की गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके और गर्दन के अंदर अपने भाले से छेद ही छेद कर दिए। और उस गर्दन में क्या कर दिए साथियों? गर्दन में कर दिए साथियों छिद्र ही छिद्र कर दिए, छेद ही छेद कर दिए। और वो गर्दन किनको दे दी? इन 140 कंवारी कन्याओं को। और इन 140 कंवारी कन्याओं ने उस गुड़ला की गर्दन को पूरे मारवाड़ शहर में घुमाया। आज भी जब महिलाएं या लड़कियां गणगौर पूजन का कार्य करती है तो वो गुड़ला स्वरूप एक मतलब जो कलश आता है वो, और उसमें गुड़ला के प्रतीक स्वरूप अंदर एक दीपक होता है, उसको लेकर के वो गांव ढाणियों में घूमती है साथियों, अपन देखते हैं साथियों। तो इस प्रकार आगे चल करके इस गुड़ला के नाम पर ही गुड़ला त्योहार मारवाड़ में फेमस हुआ साथियों। और गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, यानी शीतलाष्टमी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है साथियों। हाँ, शीतला माता का मेला लगता है साथियों, ध्यान रखिए। सील की डूंगरी चाकसू में लगता है, या गोलेलाल तालाब के किनारे गधों का मेला भी लगता है। पढ़ेंगे जब देवियां पढ़ेंगे उस समय। गणगौर से ठीक एक दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? सिंजारे का त्योहार आता है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, सिंजारे वर्ष में 2 बार आते हैं, और नवरात्रि भी वर्ष में 2 बार आते हैं, ध्यान रखना। वो पढ़ेंगे जब त्योहार पढ़ लेंगे अपन, उस समय जरूर आपको बताया जाएगा साथियों, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बड़े दुख की बात यह है साथियों, सातल देव उस युद्ध में क्या हो गए? घायल। और घायल अवस्था में सातल देव की मृत्यु साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, गणगौर के दिन इनकी क्या हो गई साथियों? सातल देव की मृत्यु हो गई। इस वजह से आज भी मारवाड़ के अंदर क्या नहीं मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वहां के एक पराक्रमी शासक जब उसी त्योहार के दिन मारे गए, तो इस वजह से ये त्योहार मारवाड़ में नहीं मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं अपन साथियों
राव बीका के बारे में। हालांकि इसके बाद में राव सूजा शासक बनते हैं। साथियों सूजा के बारे में अपन बीका के बाद में पढ़ते हैं। बीका राव जोधा के 5वें पुत्र थे। ये सबसे छोटे थे, 5वें पुत्र कौन थे? बीका। किसके? राव जोधा के। बीका कहाँ चले गए साथियों? बीका चले गए साथियों बीकानेर। कहाँ चले गए? बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाकर के राव बीका ने 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखी। राठौड़ वंश की नींव रखी। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। राठौड़ वंश की नींव कब रखी? 1465 में। जबकि बीकानेर शहर कब बसाया? बीकानेर शहर के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो बताना साथियों, राव बीका ने बीकानेर शहर 1488 में बसाया था। 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से कौन सा शहर बसाया? बीकानेर शहर बसाया साथियों। ये थोड़ा ध्यान रखना। आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना कब मनाई जाती है? अभी कुछ दिनों पहले गई है, आखा तीज। आखा तीज अक्षय तृतीया को। यह प्रश्न आ चुका है साथियों कि अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान का कौन सा शहर ऐसा है जिसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? बीकानेर। और बीकानेर की स्थापना दिवस पर पतंग उड़ाई जाती है, पतंगबाजी की जाती है। कब? बीकानेर की स्थापना पर। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए साथियों, राव बीका ने कौन सा शहर बसाया साथियों? बीकानेर शहर बसाया। बीकानेर की राजधानी क्या थी? यानी पहले बीकानेर को किस नाम से पुकारते थे? बीकानेर को पुकारते साथियों जांगल प्रदेश के नाम से। जांगल प्रदेश के नाम से। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। वर्तमान में अहिछत्रपुर को किस नाम से पुकारते हैं साथियों? नागौर के नाम से पुकारते हैं। और नागौर को क्या कहा जाता है? नागौर को कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं सूजा के बारे में। सूजा राव सातवदेव के बाद में शासक बनते हैं साथियों, क्योंकि ये तो चले गए थे कहाँ? बीकानेर। और ये चले गए थे कहाँ? मेड़ता दोनों। तो ये शासक बनते हैं साथियों 1492 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक के शासक रहते हैं। बाद के अंदर फिर सूजा के बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं राव गांगा। राव गांगा। और राव गांगा शासक बनते हैं साथियों 1515 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। अब अपना मुख्य टॉपिक है साथियों राव गांगा। आगे साथियों राव गांगा, इनका शासन काल रहा है साथियों 1515 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। राव गांगा का राज तिलक साथियों, इनका राज तिलक बगड़ी के ठाकुर ने, जोधपुर में एक जगह पड़ती है बगड़ी, बगड़ी के ठाकुर ने अपना अंगूठा काटकर इनका क्या किया था? राज तिलक किया था। किसने? बगड़ी के ठाकुर ने। बाद के अंदर गांगा के बाद में जितने शासक बने, ये परंपरा रही है मारवाड़ वंश में कि हमेशा मारवाड़ का जब भी शासक राजगद्दी पे बैठते और उनका जब भी राज तिलक होता तो बगड़ी के जो व्यक्ति हैं वो आकर के अपना अंगूठा काट करके उनके क्या करते थे? राज तिलक। ये परंपरा रही साथियों मारवाड़ के शासक सरदार सिंह तक। अंतिम शासक हनुमंत सिंह थे, उसके ठीक पहले जो शासक थे सरदार सिंह, वहां तक ये परंपरा बनी रही। बगड़ी के ठाकुर ही जाकर के उनका क्या करते थे साथियों? राज तिलक करते थे। एक बार क्या होता है साथियों कि राव गांगा ये अफीम का ज्यादा सेवन करते थे हुमायूं की वजह से। तो ये अफीम के नशे में एक खिड़की में बैठे थे, खिड़की की पिनाक में बैठे थे और वहीं इनके बेटे आते हैं मालदेव, और मालदेव आकर के इनके चरण स्पर्श करने का बहाना करके इनके पैर पकड़ करके इनको नीचे गिरा देते हैं। इस प्रकार इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है 1531 ईस्वी के अंदर। तो इनकी हत्या किसने की थी साथियों? इनकी हत्या की थी इन्हीं के बेटे राव मालदेव ने। राव मालदेव द्वारा। हत्या करने के कारण राव मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम
पितरहंता कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितरहंता। आगे पढ़ेंगे अपन अजीत सिंह के समय। जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के भी एक बेटे थे जिसका नाम था भक्त सिंह। इस भक्त सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? अजीत सिंह की। तो भक्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितरहंता है। मारवाड़ का पहला पितरहंता कौन था? मालदेव था साथियों। ठीक है साथियों। राव गांगा ने सांगा का सहयोग किया था। मैंने पढ़ाया था गांगा है तो सांगा है, और सांगा है तो गांगा है। राव गांगा ने सांगा का सहयोग किया था। राणा सांगा का सहयोग किया किसने? गांगा ने। कब किया? खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और उस खानवा के युद्ध में राव गांगा ने अपनी तरफ से कितने सैनिक भेजे थे साथियों? 4000 सैनिक भेजे थे। और इन 4000 सैनिकों को किसके नेतृत्व में भेजा? अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में। यानी कि राव गांगा ने महाराणा सांगा का सहयोग किया था और 4000 सैनिक अपने बेटे राव मालदेव को देकर भेजे थे। कहा? खानवा के मैदान में। ठीक है साथियों। राव गांगा ने एक युद्ध भी लड़ा था, सेवकी का युद्ध। ये सेवकी सेवकी का युद्ध साथियों, ये सेवकी का युद्ध 1529-30 के आसपास बताया जाता है। इस युद्ध में एक तरफ तो थे राव गांगा, दूसरी तरफ थे नागौर के एक व्यक्ति थे दौलत खां। ये कहाँ के थे? ये थे साथियों नागौर के। और दौलत खां के साथ ही एक व्यक्ति और था, शेखा, राव शेखा। साथियों ये शेखा वही है जिन्होंने शेखावटी शहर बसाया था। और ये जब युद्ध हुआ तो इसमें कौन जीत जाता है साथियों? राव गांगा की जीत होती है, और इनकी क्या होती है साथियों? पराजय हो जाती है, यानी हार हो जाती है। तो ये थे साथियों राव गांगा से संबंधित। और राव गांगा के बाद में अपन पढ़ेंगे साथियों राव मालदेव के बारे में। ये मुख्य मुख्य बातें थी राव गांगा के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार साथियों आप इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि हर चीज, कोई भी चीज हो वो धीरे धीरे समझ में आती है। अगर आप रेगुलरली अपनी क्लास लोगे तो बिल्कुल उम्मीद है साथियों, ये विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से अपना ये जो टॉपिक अपने चल रहे हैं वो समझ में आएंगे साथियों। बिना फालतू की कोई बातें इनमें लिखवाई नहीं गई आपको। मेन जो बातें हैं, इम्पोर्टेंटली जो बातें हैं, एग्जाम्स की दृष्टि में जो मुख्य जो चीजें हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये बताई गई है साथियों।